हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं वर्क पावर एनर्जी को। ठीक है, तो वर्क पावर एनर्जी में बच्चों अगर देखा जाए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एनर्जी के बारे में पढ़ा रहा था और एनर्जी में भी पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैं आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका था। वापस से याद दिलाता हूँ, मैं तो एक बार बोलूँगा कि वापस से आप नोट्स रिवाइज कर लो फटाफट से, ठीक है ना। वीडियो पोस्ट करके नोट्स रिवाइज कर लो, तो आपको नोट्स रिवाइज करने पे आपको पता लगा होगा जो पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिखाया था लास्ट लेक्चर में, पोटेंशियल एनर्जी जो लिखाया था वो माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स ये लिखाया था। इसके बाद जो है यहाँ से अपन ने यू का कैलकुलेशन किया था और यू आया था एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, जिसको नाम दिया था एफ सी डॉट डी आर वेक्टर या डी एस वेक्टर। बुक्स में कभी डी आर लिखा होता है या डी एस, दोनों एक ही बात है, ये आया है। ठीक है, इसके बाद मैंने एक एक करके सारे पॉइंट्स लिखाए थे। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करेगी, जबकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस डिपेंडेंट नहीं होगी। कंजर्वेटिव फोर्स के केस में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है, नॉन कंजर्वेटिव में कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। पोजीशन पे डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, पाथ क्या हो रहा है। तो इस टाइप के मैंने एक एक करके बहुत सारे आपको पॉइंट्स लिखाए थे और साथ में न्यूमेरिकल भी अपन ने कर लिए थे। अब इसके जो टाइप थे, अलग अलग टाइप थे, दो टाइप मैंने बोला था 11th में पढ़ने वाले अपन। पोटेंशियल एनर्जी तीन टाइप की बताई थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक तो 12th में पढ़ाऊंगा, तो आज वाले लेक्चर में अपन दो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। पहला तो होगा ग्रेविटेशनल और दूसरा होगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो हेडिंग लगा देता हूँ पहला, तो फर्स्ट वाला हेडिंग हो जाएगा बेटा अपना क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हेडिंग लिख रहा हूँ फर्स्ट, या सिंपल लिख लो आप तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं आज वाले लेक्चर में, और ये खत्म हो जाएगा देन इसके बाद अपन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें। ठीक है, तो चलो वैसे तो शुरुआत वाले फॉर्मूले पे आते हैं। जो बेसिक वाला फॉर्मूला था, सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या था बेटा, डेल्टा यू। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ ये जो यू लिख रहा हूँ ना, ये यू वैसे पोटेंशियल एनर्जी होता है, पर अपन यहाँ पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया डेल्टा यू। डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी लिखा था ना मैंने यहाँ पे कल वाले लेक्चर में। अब यहाँ जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स, ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ हो जाएगा कौन सा, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल। ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना m इंटू जी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो का वर्क डन तो मुझे निकालना आता है क्या, यहाँ जो डब्ल्यू सी हो जाएगा ये कौन, डब्ल्यू जी, और ग्रेविटी का वर्क डन तो मुझे निकालना आता है प्लस माइनस एम जी एच। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा देखो, माइनस ऑफ प्लस माइनस एम जी एच। अब आपको पता है कब प्लस लगाना होता है, कब माइनस लगाना होता है। ग्रेविटी का वर्क डन अगर ऊपर जा रहे होते हैं, एक काम करता हूं मैं दो अलग अलग भागों में लिख देता हूं, क्या इसको ऐसे लिखते हैं। ग्रेविटी का वर्क डन जो अपन लिखते हैं ना, ग्रेविटी का वर्क डन क्या लिखते हैं बेटा, प्लस माइनस एम जी एच। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है अगर ऊपर जा रहे होते हैं, एच क्या होता है यहाँ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और अगर अपवर्ड मोशन होगा, अपवर्ड मोशन होगा। अब यहाँ जो है डब्ल्यू सी है ना, यहाँ डेल्टा यू क्या आ जाएगा, डेल्टा यू डब्ल्यू सी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटी। अब ये जो डेल्टा यू है इसको दो बार लिख दूंगा, एक बार तो डेल्टा यू हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस एम जी एच लिख दिया, और एक बार डेल्टा यू हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस एम जी एच लिख दिया। तो यहाँ तो डेल्टा यू हो जाएगा क्या, प्लस एम जी एच, और यहाँ ऊपर वाले में डेल्टा यू, ये वाला रहेगा क्या, माइनस एम जी एच, और ये वाला हो जाएगा प्लस एम जी एच। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो ये ऊपर वाला वर्क डन तो कब लिखते थे बच्चे, पॉजिटिव वर्क डन कब आता था, ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव कब होता था, ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव कब होता था, जब पार्टिकल नीचे जाता था, और नेगेटिव कब होता था, जब पार्टिकल ऊपर जाता था। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी तो सभी लोगों को ये समझ आ ही गई होगी। इसके अलावा देखो, इतना कुछ याद नहीं रखना आपको, तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखनी है आपको।
90% केस में वैसे लिखना है। डेल्टा यू है, सारी कहानी तो आपको समझ आई गई होगी, ठीक है ना। अब आपको लिखना कैसे है मैं बता देता हूँ। आप तो हमेशा ऐसे लिखेंगे, अपन ज्यादातर केस में क्या लिखते हैं, जैसा आपने 9th-10th में भी पढ़ा होता है। देखो इससे एक ग्राउंड आ गया बच्चे, ये ग्राउंड आ गया, ये क्या है अपने पास ग्राउंड। अगर ये ग्राउंड है ना तो अपन यहाँ पे रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं। ग्राउंड पे रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेंगे अपन, ये अपने पास जो ग्राउंड है प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो है अपन पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेंगे, और ये है अपने पास रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यहां से ऊपर जाऊंगा मैं, तो यहां से एच हाइट ऊपर पे पोटेंशियल एनर्जी लिख देनी है क्या, mgh। कैसे लिखूंगा देखो बताता हूं। ऊपर जाने पे यहां से मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। ऊपर जाने पे ग्रेविटी का वर्कडन क्या होगा, नेगेटिव, और ग्रेविटी का वर्कडन नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस mgh, तो ऊपर जाने पे वर्कडन हो जाएगा प्लस mgh। और यहां से नीचे जाने पे यहां पे जो वर्कडन होगा माइनस mgh, वर्कडन नहीं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो इधर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, इधर ऊपर यहाँ पे अपन हमेशा 0 मान लेंगे। रेफरेंस 0 कहाँ मानेंगे, बोलो जल्दी से, रेफरेंस 0 कहाँ मानेंगे, ग्राउंड पे, और ग्राउंड से ऊपर पॉजिटिव और ग्राउंड से नीचे नेगेटिव। ऐसा क्यों हो रहा है देखो मैं बताता हूँ। देखो ऊपर जाने पे क्या होता है बच्चे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ऊपर जा रहा हो ना, यहां से गया यहाँ पे ऊपर, तो फाइनल तो ये हो गई, इनिशियल ये हो गई। देखो ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा, देखो बच्चे ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा, ऊपर जाने पे क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस, और ऊपर जा रहा हूं मतलब ग्रेविटी का वर्कडन क्या होगा, ये होता है ना डेल्टा यू इक्वल टू माइनस ऑफ वर्कडन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स कौन हो गया बच्चे, ग्रेविटी हो गया। अब ऊपर जाने पे ग्रेविटी का वर्कडन क्या होगा, आपको पता है ऊपर जाने पे ग्रेविटी का वर्कडन तो नेगेटिव होगा माइनस mgh, तो डेल्टा यू कितना आ गया माइनस माइनस mgh, तो डेल्टा यू कितना आ गया बच्चे प्लस mgh। डेल्टा यू क्या आ गया प्लस mgh। अब डेल्टा यू में क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ आ गई, इनिशियल 0 आ गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो mgh आ गया, फाइनल u2 माइनस इनिशियल u1 इक्वल टू mgh। तो u1 तो 0 आ गई, तो u माइनस 0 इक्वल टू mgh, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख देंगे अपन, mgh, ठीक है। ऐसे जब नीचे आऊंगा ना तो क्या हो जाएगा माइनस mgh। जो आपने 10th में डायरेक्ट रटाया था ना, ये ग्राउंड आ गया, इधर लिख देता हूँ ग्राउंड को, इधर मैंने कैलकुलेशन करी इसलिए। तो देखो आपस से बताता हूँ, याद क्या रखना है इस पूरी कहानी में, ध्यान रखना। मैं हमेशा क्या करूंगा, 90% केसेस में ग्राउंड पे रेफरेंस 0 मान लूंगा। कहाँ 0 मानूंगा, ग्राउंड पे रेफरेंस 0 मान लिया। अब ऊपर जाऊंगा तो प्लस mgh, नीचे जाऊंगा तो माइनस mgh। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh, ऊपर जाने पे पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे आने पे नेगेटिव हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, ग्रेविटी का वर्कडन। बाकी मैंने पूरी एक डेप्थ में आपको स्टडी समझा दिया है। क्या, वापस से रिपीट करता हूं, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस WC। डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, WC कंजर्वेटिव फोर्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चे, नेगेटिव कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ जो कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटी वाला फोर्स है, तो ये जो WC की जगह अपन लिख लेंगे क्या, WG, और WG का वैल्यू होता है क्या, प्लस माइनस mgh। तो डेल्टा यू क्या आ गया, डेल्टा यू इक्वल टू C की जगह G लिख दूंगा ना, ग्रेविटी माइनस तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा बच्चे ना, यह ग्रेविटी का वर्कडन लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये इधर पोटेंशियल एनर्जी कौन सी वाली हुई, ग्रेविटी वाली, इधर G लिखा ना, तो ये वाली पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी वाली आएगी। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ वर्कडन बाय ग्रेविटी। अब वर्कडन बाय ग्रेविटी प्लस माइनस mgh, उसके अकॉर्डिंग डेल्टा यू लिख लिया। अब इतना सारी कहानी समझने से अच्छा अपन क्या करें, रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेंगे हमेशा, कहाँ पे, ग्राउंड पे, और ऊपर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, नीचे आने पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। क्लियर है, यहाँ तक की कहानी लिखो। एक न्यूमेरिकल से थोड़ा और क्लियर करते हैं इसको अपन, यहाँ तक लिख डालो बच्चे, पहले यहाँ तक लिख लो, अभी न्यूमेरिकल से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अपन हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जो है बच्चे ग्राउंड पे 0 मान लेंगे, और ग्राउंड से ऊपर जा रहे हैं तो mgh, नीचे जा रहे हैं तो माइनस mgh।
ठीक है, जैसे आपने 11th क्या 9th 10th में पढ़ा था ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, सिंपली mgh, उसी टाइप से। क्लियर है कहानी? चलो और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। और एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ध्यान से देखना। तो क्या है क्वेश्चन? यहाँ पे ये ग्रेविटी आ गई बेटा, और यहाँ पे आपने पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन में आपको 0 मानने के लिए बोला गया है। ठीक है, यहाँ एक ब्लॉक है जिसका मास m है, और ये वाली पोजीशन को a नाम दे रहा हूँ, ग्राउंड वाली, और यहाँ ऊपर कोई b पोजीशन है, और b पोजीशन जो है यहाँ ब्लॉक का a और b के बीच का जो डिस्टेंस है वो h मान लिया। ठीक है, अब आपको क्या पता करना है? फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी in moving the block first from A to B, ऐसे भी लाया जा रहा है पहली बार, एंड फ्रॉम B to A। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट UB माइनस UA। ठीक है, UB माइनस UA का कैलकुलेशन भी आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझा देता हूं वापस से। क्या है बच्चे, बहुत ध्यान से समझ में। पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, पहले भी कर चुके हैं, दूसरा भी आसान है, दूसरे में भी कोई बड़ी बात नहीं। तो देखो क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेना है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। ग्राउंड वाले पॉइंट को A मान लो, ग्राउंड पे एक मास m रखा है, मींस पॉइंट A वाले पॉइंट पे एक मास रखा हुआ है, ग्राउंड पे m मास। अब इस मास को ऊपर ले जा रहे हैं B पॉइंट तक, और B पॉइंट का A से हाइट जो है h है, B पॉइंट आ गया। तो पहला क्वेश्चन, वर्क डन बाय ग्रेविटी इन मूविंग द ब्लॉक फ्रॉम A टू B। अगर मैं इस ब्लॉक को A से B तक ले जा रहा हूं, इस ब्लॉक को अगर मैं A से B तक ले जाऊंगा, A से B तक ले जाऊंगा, तो ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा? एंड B से A तक लाऊंगा तो ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा? ठीक है, पहले क्वेश्चन के दो आंसर हैं। दूसरा, कैलकुलेट UB माइनस UA, मतलब B का पोटेंशियल एनर्जी माइनस A का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये भी आपको आंसर में पता करना है, सेकंड वाले में। ठीक है, चलो ट्राई करो जरा जल्दी से, वीडियो पॉज कर लो और ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। देखो क्या होगा, पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको चाहिए वर्क डन बाय ग्रेविटी, और कहां से कहां जा रहा हूं, फ्रॉम A टू B। ठीक है, फ्रॉम A टू B। अगर मैं A से B जा रहा हूं ना बच्चे, तो ऊपर जा रहे हैं क्या, तो ग्रेविटी का वर्क डन होगा क्या, माइनस mgh। माइनस mgh क्यों? क्योंकि जब ब्लॉक को ऊपर ले जा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रहा है, और ग्रेविटी का वर्क डन, ग्रेविटी का फोर्स जो है वो नीचे लग रहा होगा। ठीक है, फ्रॉम B टू A लिखूंगा तो B से A नीचे ला रहा हूं तो ग्रेविटी का वर्क डन होगा प्लस mgh। ठीक है, B से A लाऊंगा तो ग्रेविटी का वर्क डन क्या हो जाएगा, प्लस mgh, क्योंकि फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है। और आपको वैसे डायरेक्ट बता रखा है मैंने, ऊपर जाऊंगा तो ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव, और नीचे जाऊंगा तो पॉजिटिव। अब दूसरा क्वेश्चन करता हूं, दूसरा क्वेश्चन सोल्व करता हूं जरा। देखो मैं क्या लिखता हूं, मुझे पता है डेल्टा U इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई C होता है, तो यहाँ ग्रेविटी है तो माइनस ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटी लिख देता हूं। अब मैं कौन से मोशन के लिए लिख रहा हूं, फ्रॉम A टू B, A से B मोशन, फ्रॉम A टू B मोशन। अब A से B जा रहा हूं ना, तो इनिशियल पॉइंट A हो गया, फाइनल पॉइंट B हो गया, तो UB माइनस UA बरोबर माइनस,
अब ए टू बी में ग्रेविटी का वक्डन क्या है? ए टू बी में ग्रेविटी का वक्डन माइनस एम जी एच है क्या? माइनस एम जी एच। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो यू बी माइनस यू ए प्लस एम जी एच आंसर हो जाएगा। ये अपना आंसर। अब किसी को लगता है नहीं सर अगर मैं बी टू ए वाला लगा के आंसर निकालूं तो वो भी आ जाएगा क्या? उससे भी आंसर आ जाएगा। बी टू ए लगाऊंगा ना बच्चे तो उससे भी आंसर आ जाएगा। अगर कोई लिखता है यहाँ पे फ्रॉम बी टू ए तो क्या होगा देखो, उससे भी मैं सोल्व करके बता देता हूँ। अलग कलर से सोल्व करता हूँ ताकि आपको लगेगा हाँ भाई आंसर तो यही है। तो डेल्टा यू तो आपको पता लग ही गया है, तो माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब कहाँ से कहाँ लिख रहा हूँ? फ्रॉम बी टू ए मोशन, बी से ए तक आ रहा है। ठीक है, अब फाइनल पॉइंट कौन सा हो गया? फाइनल पॉइंट कौन सा हो गया प्यारे बच्चे? बी तो इनिशियल हो गया, फाइनल ए हो गया। तो यू ए माइनस यू बी इक्वल टू माइनस, अब बी टू ए में ग्रेविटी का वर्क डन क्या था? एम जी एच। तो यू ए माइनस यू बी कितना आ गया? माइनस एम जी एच। अब मुझे क्या चाहिए? बी माइनस ए चाहिए ना, तो मैं ये माइनस को इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो माइनस यू ए माइनस यू बी एम जी एच। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते क्या बन जाएगा? यू बी माइनस यू ए बराबर एम जी एच। तो आंसर तो वही आया ना। तो आप ए टू बी लिख लो या बी टू ए लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो वही आता है। क्लियर है? ए से बी में लिखोगे तो भी यही है, बी से ए में लिखा तो भी वही है। ठीक है, तो ये आपका अल्टरनेट मेथड होगा। अल्टरनेट बोले तो सेकंड मेथड। ठीक है, आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। करो कॉपी जल्दी से, कॉपी करो जल्दी से बच्चे, फटाफट फटाफट कॉपी कर लो। एक और क्वेश्चन करते हैं, आसान वाला। आसान वाला क्वेश्चन एक और जो आप सभी बच्चों का हो जाना चाहिए। देखोगे एक एकदम हलवा क्वेश्चन कर लें भाई, एक एकदम हलवा बिल्कुल। चलो हलवा, ये हलवा क्वेश्चन आप सभी को कॉन्फिडेंस देगा और आप सबको लगेगा हमें समझ आ गया। ठीक है, इसलिए ऐसे हलवा हलवा वाले क्वेश्चन भी करना जरूरी है। तो क्या है वो क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ लेते हैं जरा जल्दी से। क्या है क्वेश्चन? बहुत आसान कैटेगरी का क्वेश्चन है। आप लोग अगर थोड़ा सा भी ट्राई करोगे तो आप लोगों से हो जाएगा। ये आगे बच्चे अपने पास ग्राउंड, ठीक है, और यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेंगे। एक मास रखा है यहाँ ग्राउंड पे, जिस पॉइंट मास रखा है ए, ये बॉल है और ये बॉल जो है 3 kg का है। ठीक है, और एक बॉल यहाँ पे है बी, उसका मास 5 kg है और वो यहाँ से 2 मीटर की ऊंचाई पे रखा है। ठीक है, एक यहाँ पे सी है जो 1 मीटर नीचे रखा है, यह है सी, और सी है 2 kg। क्लियर? और तो आपको क्या पता करना है बेटा? एक और ले लेते हैं। एक और किधर है देखो, डी भी ले लेते हैं ना, डी को क्या परेशान करते हैं। यहाँ एक और है, ये डी, और डी है अपने पास 1 kg का, और ये जो डी रखा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है अपने पास 3 मीटर। ठीक है, और ये वाला एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से लगा के यहाँ तक की डिस्टेंस 3 मीटर है, ये 3 मीटर ये वाली डिस्टेंस की बात। ठीक है, अब आपको क्या पता करना है? फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स। ठीक है, if potential energy at ground is 0, ग्राउंड पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर मान लें अपन? 0 के बराबर। तो ये जो 4 पॉइंट्स है ABCD, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 मान ली
तो ए बी सी डी 4 पार्टिकल हैं, 4 के 4 पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो, जल्दी करो। चलो शुरू करता हूं। मान लेते हैं आप लोग सोल्व कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके सोल्व कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन फिजिक्स में कहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन जो है पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूं मैं ए के लिए, यू ए एम जी एच, तो मास कितना आ गया 3, जी का वैल्यू 10, बट इसका हाइट तो कुछ है ही नहीं, तो इसका 0 एनर्जी आ गया। और आपको पता है तो ग्राउंड पे रखा है, और ग्राउंड पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। बी के लिए निकालता हूँ अगेन, एम जी एच, तो बी का मास कितना दिया है 5, जी का वैल्यू 10, कितना हाइट पे रखा है 2, तो ये आ गया 100 जूल। ठीक है, सी का निकाल लेते हैं, सी नीचे है क्या, तो नीचे है तो माइनस एम जी एस, नीचे माइनस का लिख दूँ, तो m कितना आ गया 2, g की जगह 10 इंटू 1 माइनस 20 जूल। एकदम हलवा क्वेश्चन। अब डी वाला आप खुद से करो, डी पे खुद से कैलकुलेट करो। चलो मैं सोल्व करता हूँ, देखो डी का वीडियो पोस्ट करके सोल्व करो अगर नहीं करा है तो। ये ऐसा डिस्टेंस है क्या बेटा, ये 30 डिग्री एंगल दिया है, ये 3 मीटर है, यहाँ पे मास रखा है d, और d वाला जो मास है वो 1 kg का है। ऑब्वियसली ऊपर है तो प्लस mgh ही आने वाला है, बट h की जगह ये वाली हाइट आएगी बेटा, वर्टिकल हाइट, ये h है, तो h कितना आएगा देखो, साइन 30 इक्वल टू h/3, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस h, साइन 30 का वैल्यू h 1/2, तो h कितना हो गया 3/2 हो गया, मीन्स 1.5। तो आप जो है पोटेंशियल एनर्जी यू डी क्या लिखेंगे, एम जी एच मास कितना 1, जी 10, 1.5, तो ये आंसर आएगा कितना 1.5 जूल, नहीं सॉरी 15 जूल, 15 जूल वाला ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप से अपन ने चारों पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया ए बी सी डी का। बहुत आसान क्वेश्चन है एकदम, कॉपी पेस्ट कर लो जल्दी से, कॉपी पेस्ट कर लो जल्दी से बच्चों। ठीक है, कॉपी पेस्ट करो जल्दी जल्दी जल्दी। चलो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की कहानी अगर आप लोगों ने लिख ली हो तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं जल्दी से। दोगे, पहले इसको रब कर देता हूँ, वीडियो पॉज करके लिख लेना है पूरी कहानी। वैसे आसान सा क्वेश्चन है, तो मेरा मानना है कि सभी लोगों का हो गया होगा। अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन एक और दे रहा हूँ मैं, उसमें क्या है, तो क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रोड 1, रोड 2, स्फीयर। ठीक है, 3 डायग्राम बनाऊंगा मैं। अच्छा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ग्रेविटेशनल वाली, ऐसे लिखता हूँ, एग्जाम्पल फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रोड 1। अब रोड 1 कैसे रखी है, ये इस टाइप से, ये फर्स्ट वाली रोड ऐसे रखी है, और रोड का मास m मान लेना है। ठीक है, इसका मास क्या मान लोगे आप, m, एंड l इसका लेंथ मान लेना। ठीक है, और यहाँ पे रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेना है। ठीक है, रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी कितना मान लेना है, ग्राउंड पे 0। एक रोड तो ऐसी आ गई, और ये जो दूसरी वाली रोड है वो ऐसे कुछ नहीं, ये इस टाइप से दूसरी वाली रोड।
ये दूसरी रोड आ गई है, ठीक है। और ये वाला एंगल आपको थीटा बोल दिया। थीटा कौन सा एंगल है? हॉरिजॉन्टल से। ये तो आ गई रोड नंबर 1, रोड 1, रोड 2। अगेन इस रोड का मास भी आपने क्या मान लेना है? m, मतलब यही रोड है ऐसी, और रोड का लेंथ l मान लेना। l जो लेंथ है वो यहाँ से ये वाली लेंथ है, ठीक है ना। तो ये वाली रोड का और ये वाली रोड का पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है? तीसरे क्वेश्चन में ये एक ऐसा स्फीयर है, टिक जा, ये ऐसा स्फीयर है, ठीक है। बॉल है, फुटबॉल है, कुछ भी बॉल मान लो आप लोग, ठीक है। ये स्फीयर आ गया। स्फीयर सब लोग जानते होंगे। ये स्फीयर का मास आप लोगों को मान लेना है m, एंड इसका रेडियस मान लेना है r। स्फीयर है तो रेडियस ही होगा ना r। पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे सभी के लिए 0 मान लेनी है, और इन तीनों केस में आपको आंसर निकालना है क्या क्या होगा, ठीक है। ट्राई करो जरा, एक बार ट्राई जरूर करो, भले गलत आंसर लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गलत आंसर भी लिखोगे तो चलेगा, बट ट्राई करना जरूरी है। ट्राई नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा। अगर आपको फिजिक्स को समझना है तो क्वेश्चन से ट्राई करने पड़ेंगे। अगर क्वेश्चंस नहीं ट्राई कर रहे हो तो फिजिक्स समझ नहीं आएगी। पहले ही क्लियर कर देता हूँ, भले ही गलत सोल्व करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत सोल्व कर दोगे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, पर क्वेश्चंस आपको ट्राई करने पड़ेंगे। चलो पहला वाला आंसर निकालो। ये रोड नंबर 1, ठीक, फर्स्ट फॉर रोड नंबर 1, ठीक है। अगर रोड नंबर 1 का आंसर आप लोगों ने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgl, तो ये रॉन्ग है, और मुझे पता है ज़्यादातर बच्चों ने यही लिखा होगा अगर खुद से ट्राई किया है तो। सर गलत क्यों है? गलत इसलिए है बेटा क्योंकि ये रोड का जो पूरा मास है ना, क्या पूरा का पूरा मास यहाँ टॉप पे थोड़ी है। रोड का मास तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, यहाँ भी मास है, यहाँ सब जगह जगह मास है। जैसे अगर मान लो इस रोड को अपन ऐसा मान लो, ये रोड अगर ऐसी होती बच्चे, ये मास होता है 1 kg, 1 kg यहाँ वाला मटेरियल हो गया, फिर 1 kg यहाँ वाला मटेरियल हो गया, फिर 1 kg यहाँ वाला मटेरियल हो गया, फिर 1 kg यहाँ वाला मटेरियल हो गया, और फिर 1 kg वाला मटेरियल यहाँ हो गया, फिर 1 kg वाला मटेरियल यहाँ हो गया, फिर 1 kg वाला मटेरियल यहाँ हो गया। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कौन सा वाले पार्ट की होगी? टॉप वाले की होगी ना। फिर इसकी कम 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 सबसे कम इसकी होगी। और रोड का मास टोटल कितना हो गया? 7 kg। 7 kg हो गया ना टोटल मास। बट हर एक मास का पोटेंशियल एनर्जी तो अलग अलग आएगा। क्या इस रोड का लेंथ अगर मैं 1 मीटर मान लूं तो इसका पोटेंशियल एनर्जी mgl अगर लिखता मैं तो 7 × 10 × 1 70 जूल आता, पर 70 जूल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सारा मास 1 मीटर हाइट पे थोड़ी है। वो टॉप ये वाला मास 1 मीटर हाइट पे है, ये वाला तो 1 मीटर से कम होगा। ये कोई 9 मीटर होगा, 0.9 मीटर, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5 ऐसा कुछ अलग अलग होगा ना सबका मास। इसलिए डायरेक्ट mgl लिखना तो गलत है। तो क्या होगा आंसर? ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना होता है बेटा, यहाँ पे जो उसका सेंटर है ना उसको देख लिया। इस रोड का सेंटर यहाँ कहीं आएगा क्या? तो रोड का सेंटर है l/2 डिस्टेंस, तो आंसर ये होगा। ठीक है, रोड का सेंटर कहाँ होगा? l/2 पे, तो आंसर होगा क्या? mg × l/2। ठीक है, चलो सेकंड वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जो ये सेकंड वाला क्वेश्चन है बच्चे, वो रोड 2। तो ये रोड 2 में क्या होगा? ये जो रोड है ना, यहाँ तो ग्राउंड पे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई बच्चे? 0। अब ये वाली रोड का सेंटर कहाँ होगा? मैंने आपको क्या बोला? रोड का सेंटर वाला पॉइंट मान लो। यहाँ सेंटर वाला पॉइंट यहाँ होगा क्या? मतलब अपन क्या मान लेंगे? सारा मास सेंटर पे मान लेंगे। इस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास बोला जाता है। क्या बोला जाता है इस पॉइंट को? सेंटर ऑफ मास, जिसके बारे में अपन आगे वाले चैप्टर्स में आगे नहीं पढ़ेंगे सेंटर। ठीक है, अब अगर देखा जाए बच्चे, तो ये जो सेंटर है, तो ये वाली डिस्टेंस आ गई अपने पास l/2, और ये जो हाइट होगी ना, इसकी हाइट, ये हाइट h, ये कितनी हो जाएगी? ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगी l/2 sin थीटा।
तो इसका जो आंसर आएगा u इक्वल टू एम जी इंटू L/2 साइन थीटा, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, इतना करने के बाद थर्ड क्वेश्चन का आंसर खुद से निकाल। इतना बताने के बाद थर्ड क्वेश्चन का आंसर खुद से आना चाहिए बच्चे। थर्ड कौन है? स्फीयर। स्फीयर में अगर देखा जाए बच्चे तो इस स्फीयर का सेंटर सबको पता होता है। स्फीयर का सेंटर यहाँ कहीं होता है क्या? और ये स्फीयर का सेंटर जो है वो r डिस्टेंस पे है क्या? तो इसका आंसर तो बड़ा आसान है, mgr, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो बहुत आसानी से ये आंसर लिखे जा सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, ऐसे जब भी मास, देखो डिस्ट्रीब्यूटेड मास आ जाए, देखो अभी तक तो अपन पॉइंट मास वाला एग्जांपल पढ़े थे। पॉइंट मास में तो डायरेक्ट mgs लिख देना है, पर अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मास आ जाए ना, तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास में क्या करोगे आप, उसका सेंटर ढूंढ लो। सेंटर ढूंढ लोगे क्या, और उस सेंटर की ग्राउंड साइड देख लो कितना है। सेंटर की ग्राउंड साइड L/2, सेंटर की ग्राउंड साइड L/2 साइन थीटा, सेंटर की ग्राउंड साइड r। अगर ये स्फीयर होलो हो जाए, सॉलिड हो जाए, तो भी वही आंसर है। होलो स्फीयर होगा तो भी वही आंसर होगा, सॉलिड स्फीयर होगा तो भी वही आंसर होगा। अगर ये एक रिंग होती तो भी यही आंसर होता, अगर ये डिस्क होता तो भी यही आंसर होता। नोट करो जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो आगे बढ़े। देखो अब एक क्वेश्चन आता है, देखो किस टाइप का क्वेश्चन होता है। देखो क्वेश्चन इस टाइप से होता है। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, पहले इसको रब कर देते हैं पहले तो। रब कर दिया। अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा, क्या है देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख देता हूं, आजा रे क्वेश्चन। तो हाजिर है आपके सामने क्वेश्चन। एक चेन है, और चेन सब लोग जानते होंगे, ये इस टाइप की चेन बना देता हूं मैं। स्प्रिंग नहीं है, पहले बता देता हूं। दिखने में स्प्रिंग जैसा लग रहा है तो मैं चेन बना देता हूं। अगर आपको लग रहा है सर ये तो आपने स्प्रिंग बना दी, तो चेन बना देते हैं। ये आ गई आपकी चेन। चेन आ गई बेटा। ठीक है, चेन का मास आपको m मान लेना है, चेन का लेंथ आपको L मान लेना है, और ये चेन का पैड, ठीक है, टॉप वाला पॉइंट। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इस चेन को यहाँ से समेटना शुरू करते हैं। यहाँ इस पॉइंट से मैंने इस चेन को होल्ड कर लिया, और इसको समेट के इस वाले पॉइंट को इस पैक से मिला देता हूँ, और ये जो है चेन इस टाइप से बन जाती है। ये इस टाइप से चेन होगी। ठीक है, लिंक बराबर बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको थोड़ा सा सही कर दो, ये एक वाला थोड़ा सा गलत बना है। ये चेन है ना, फाइनली ऐसी होगी 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, ये इस टाइप से यहाँ लाके मैंने चेन को रख दिया। मतलब जो चेन का पोजीशन है ना, अगर देखा जाए तो ये वाला जो पोजीशन है बॉटम वाला, ये सेम है। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड वर्क डन बाय
वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू slowly hang the lower end of the chain to the peg। ठीक है, मीन्स लोअर एंड को अपर एंड तक पहुंचाने में जो है एक्सटर्नल एजेंसी ने कितना वर्क डन किया होगा। मीन्स अगर एक चेन ऐसी पोजीशन में थी, क्लियर है, एक मिनट क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन चलो देखोगे, इनिशियली चेन है ये इस टाइप से है, ये चेन का लेंथ है 8 लिंक बनाए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे चेन थी पूरी पूरी। अब इस चेन को ऐसे वर्टिकल में थी, ये नीचे वाले पॉइंट को कोई एक्सटर्नल फोर्स ने उठा के इस नीचे वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट तक ऐसे इस टाइप से बना दिया चेन को, ठीक है, नीचे वाले पॉइंट को लेके आया और ऐसा बना दिया। तो फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, ये एक्सटर्नल एजेंट टू स्लोली मतलब धीरे धीरे सारा कार्यक्रम चल रहा है, स्लोली हैंग द लोअर एंड ऑफ द चेन टू द पेग। ठीक है, मीन्स नीचे वाले लोअर एंड को पेग तक पहुंचा दिया। तो इसमें एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क डन कितना होगा। अब किसी को लग रहा होगा सर कैसे करें, ये तो हमें समझ ही नहीं आया। समझाएंगे बेटा हम इसीलिए बैठे हैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझाने के लिए। आप लोगों का काम है बस ट्राई करो, जब कभी ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होता है। ऐसा एक और क्वेश्चन दूंगा अभी, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का एक मेथड है, फिक्स मेथड, वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे करना होता है, देखो आपको लगाना होता है वर्क डन बाय योर फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स है बेटा, ग्रेविटी है और एक्सटर्नल है। ठीक है, ग्रेविटी के साथ साथ कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स। और यहाँ हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखना, हमेशा क्वेश्चन में लिखा जाएगा स्लोली। स्लोली लिखा है मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है बहुत कम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, धीरे 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 काम हो रहा है सारा। स्लोली स्लोली मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं है। तो डेल्टा के को अपन ने 0 लिख लिया, 0 0। एक्सटर्नल का वर्क डन आ जाएगा अगर ग्रेविटी का वर्क डन आ जाए। ग्रेविटी का वर्क डन आ गया ना तो एक्सटर्नल का वर्क डन बड़ा आसान है। अब ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा, ये चेन का इनिशियल पोजीशन ये रहा, फाइनल पोजीशन ये रहा, ये पोजीशन से ये पोजीशन आने में चेन पर ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया होगा। ये मैं 4 चेन के लिए लिख रहा हूँ बेटा, किसके लिए लिख रहा हूँ, चेन पर ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया। अब ऐसी सिचुएशन में ग्रेविटी का वर्क डन कैसे लिखें, देखो ग्रेविटी का वर्क डन अपन प्लस माइनस mg से लिखते हैं, पर वो यहाँ काम नहीं करेगा। तो यहाँ कैसे लिखना है, देखो ये जो ग्रेविटी का वर्क डन कैसे लिखूंगा इसमें मैं। अब h क्या लिखें, h अपने को देखना होगा जो चेन है ना उसका पोटेंशियल एनर्जी से निकाल लेते, वर्क डन बाय ग्रेविटी से निकाल रहे। डेल्टा यू आपको पता है ना, माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा, पता है आपको डेल्टा यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, तो माइनस इधर शिफ्ट कर दूंगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आ जाएगा। तो क्या हो गया, u2 माइनस u1 माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब u2 कहां से लेके आऊं, देखो ये चेन ऐसे है ना बेटा, ये ऐसा चेन है शुरुआत। मैं यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेता हूँ, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी मैंने कितना मान लिया, 0। ग्राउंड मान लिया इसको, ठीक है, ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लिया बच्चे, 0।
थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाता हूँ, वरना आपको लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी मैंने मान लिया 0। और ये वाली चेन अगर देखी जाए तो ये ऐसे हो गई क्या चेन, ठीक है। अब अगर इस चेन का सेंटर देखो आप जल्दी से, ये वाली चेन का सेंटर तो यहाँ है क्या बच्चे, और ये वाली चेन का सेंटर यहाँ है क्या। ये डिस्टेंस कितनी है l/2, ये डिस्टेंस कितनी है l/4। तो इसका जो ये u1 होगा ना, ये तो u1 है, ये कितना हो जाएगा mgl/2। और यहाँ ये जो u2 होगा ना, ये कितना हो जाएगा mgl/4। समझे? अभी लिखना सिखाया हमने पिछले क्वेश्चन में। आप सेंटर ढूंढो और ये सेंटर ढूंढ ले मैंने, इस पूरी चेन का सेंटर यहाँ होगा, इस पूरी चेन का सेंटर यहाँ होगा, ठीक है। आप चाहो तो इसमें दो चेन मान सकते हो, एक चेन ये आ गई और एक चेन ये आ गई, दोनों का लेंथ l/2 मान लिया, इसका l/4 इसका l/4, तो m/2 gl/4 प्लस m/2 gl/4, तो ये आ जाएगा ये। u1 u2 यहाँ रख दे, तो u2 कितना आ गया बेटा, u2 कितना आ गया mgl/4 माइनस mgl/2 माइनस wg, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस mgl/4 माइनस wg, माइनस माइनस गायब, तो wg कितना हो गया बेटा mgl/4, मीन्स ये ग्रेविटी का वर्क डन आ गया। और ये ग्रेविटी का वर्क डन यहाँ लिख दूं तो आंसर आ जाएगा। जैसे ही मैं ग्रेविटी का वर्क डन यहाँ लिखूंगा बेटा, जिसे मैंने बताया है ना, वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई एक्सटर्नल इक्वल टू 0 आ रहा है ना, तो ग्रेविटी का वर्क डन कितना आया mgl/4 प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल इक्वल टू 0, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल कितना आ गया माइनस mgl/4, और यही अपना आंसर है, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से, एक बार कॉपी पेस्ट करो, फिर एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा मैं थोड़ा। एक सेकेंड, एक्सटेंड क्वेश्चन में रिपीट करता हूँ। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू स्लोली हैंग द लोअर एंड ऑफ चेन टू द पेग, ठीक है। Find out the work done by external agent to slowly lower end of the chain to the peg। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डायग्राम में गड़बड़ तो नहीं लग रहा है। देखो अगर मान लो इस क्वेश्चन में ऐसा होता, देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर आपने लिख लिया अभी तो ठीक है, ये भी ठीक है अगर ये लिख लिया तो, बट इस क्वेश्चन में अगर ना, अगर ये वाला पॉइंट यहाँ से बंधा हुआ होता, यहाँ से अगर ये बंधा हुआ होता तो ये चेन ऐसे 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 बन के यहाँ पहुँच जाती है ऐसे, तो ये चेन का डायग्राम ऐसे बनता है। देखो मैं बताता हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है। ये चेन, ये वाला एंड तो फिक्स है यहाँ पे ना, ये एंड फिक्स है पैग वाला, तो ये चेन इस टाइप से आती है। फिर अगर ये चेन इस टाइप से होती है तो फिर आंसर में क्या फर्क पड़ता है, ये वाला पॉइंट पेग वाला है, ये पॉइंट पेग वाला मीन्स, पेग मीन्स यहाँ से लटका रखा है पूरा, ठीक है। जैसे चेन को मैंने यहाँ दीवार से लटका दिया कहीं से, तो ये वाला पॉइंट फिक्स हो गया और इस पॉइंट को धीरे 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 ऊपर उठा के लाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट स्लोली हैंग टू लोअर एंड टू दी चेन टू दी पेग। तो अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज होगा, जो ये तो पिछला वाला क्वेश्चन हो गया उसको मत लिखो, आप इसको लिखो पूरा, इसमें क्या चेंज करना होगा आप, ये देख चेक करो। ये कहना है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी फॉर चेन, वर्क डन बाय ग्रेविटी एक्सटर्नल 0 0 स्लोली स्लोली है तो डेल्टा यू वर्क डन बाय ग्रेविटी u2 माइनस u1 माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब ये चेन का फाइनल पोजीशन चेंज हो गया है, चेन का फाइनल पोजीशन अलग है, तो मैं यहाँ पे अलग टाइप से लिखूंगा तो, ठीक है ना। वैसे वो भी सही था बट मैंने जहाँ से क्वेश्चन दिया है ना आपको वहाँ इस टाइप का है, तो चेन का फाइनल पोजीशन अब ऐसा हो जाएगा,
ये इस टाइप का। तो जो चेन का सेंटर है, अब चेन का सेंटर यहाँ पे क्या बच्चे, यहाँ पे ये चेन का सेंटर, और ये डिस्टेंस l/4 है और ये डिस्टेंस l/2 है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अपन ने 0 माना हुआ है, तो ये जो चेन का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वो कितना हो जाएगा बेटा, mg 3l/4 हो जाएगा। ये l/2 प्लस l/4, ठीक है, l/2 प्लस l/4 करोगे ना तो 3l/4 हो जाएगा। या चाहो तो मैं पूरा यहाँ लिख देता हूँ एक बार और, mg l/2 प्लस l/4, तो ये कितना आ जाएगा, mg इंटू 3l/4, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा आंसर, देखो ये तो आ गया फाइनल, फाइनल में यहाँ 3l/4 आएगा, 3l/4, अगर यहाँ 3l/4 आएगा, देखो ऐसा लिखता हूं, U2 कितना आ गया, mg इंटू 3l/4, U1 कितना आ गया, mg l/2 माइनस ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटी। तो यहां से mg l तो कॉमन आ गया, mg l कॉमन, 3/4 माइनस 1/2 माइनस ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटी। तो mg l इसको सोल्व करना है, एलसीएम लेके 1/4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटी। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना आ गया, माइनस mg l/4, ठीक है। अब यहां से देखो ग्रेविटी का वर्क डन जो है माइनस mg l/4 आ रही है। ग्रेविटी का वर्क डन अगर माइनस mg l/4 है तो एक्सटर्नल का वर्क डन प्लस mg, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने लिखा था। अगर ये नीचे होता ना, ये चेन पूरी यहाँ नहीं होके अगर पिछला वाला डायग्राम होता तो उसका आंसर भी सही आता, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन लिखना आपको पूरा क्लियर है ना, पिछला वाला ना लिखे, उसको जाने दो, लिख लो पूरा क्वेश्चन। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक और दूंगा, उसमें भी ऐसा स्लोली जो है धीरे धीरे दिया गया होगा, और वो क्वेश्चन को भी आपको सेम पैटर्न पे अप्रोच करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो 0 आ जाएगी क्योंकि स्लोली बोला है। वर्क डन बाय ग्रेविटी डेल्टा यू वाले फॉर्मूला रिलेशन से निकालना है, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी उससे, ठीक है, और एक्सटर्नल का वर्क डन आ जाएगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा और क्लियर होगा भी, यही सेम क्वेश्चन, तो पहले यहाँ तक की कहानी नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न का है प्यारे बच्चे। तो देखो क्या डायग्राम पहले बता देता हूँ। यहाँ एक रोड है, ये रोड आ गई अपने पास, ये रोड आ गई, और ये रोड पे ये वाले पॉइंट को बांध के रखा है इसको, ये इसको बोलते हैं फिक्स पॉइंट, ठीक है ना। ये हिंज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, हिंज, ठीक है। नेल या किल्ली बोलते हैं उसको, कील। यहाँ से किल्ली लगा दी, ये रोड है, रोड का मास दिया है, रोड का लेंथ दिया है, ठीक है। क्वेश्चन लिखता हूँ, रोड का मास m मान लेना एंड रोड का लेंथ l मान लेना, और यूनिफॉर्म रोड है, ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स इन slowly bringing the rod to the inclined position, देखो क्या क्वेश्चन समझा देता हूं। ये रोड है, इस रोड का मास आपको मान लेना है, m जो दिया है ना वो 5 kg मान लेना है, और रोड का लेंथ 1 मीटर मान लेना है, ठीक है। अब ये रोड पे क्या किया बेटा, ये तो हिंज वाला फोर्स आ गया, सॉरी हिंज वाला पॉइंट आ गया, मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगाया इधर, अलग कलर से बताता हूँ, आपको लगेगा हाँ कोई अलग से फोर्स लगाया, ये अलग से कोई फोर्स लगाया ऐसा F, और ये F के कारण क्या होगा, ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया है या अप्लाइड फोर्स लगाया है, इस F फोर्स के कारण ये बेचारी रोड ऐसी हो गई,
रोड का शेप चेंज नहीं करना, शेप तो वही है बेचारी का। ये इस टाइप से होगी रोड, ये रोड ऐसी होगी और ये एंगल आपको दिया है थीटा बराबर 60 डिग्री। रोड को यहाँ से ऐसे फोर्स लगाते 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 ये 60 डिग्री घुमा दिया, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन स्लोली। स्लोली लिखा है मतलब धीरे धीरे धीरे, या इसको एक्सटर्नल फोर्स भी बोला जा सकता है। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स की। तो मेरा मानना है मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। सोल्व करो जल्दी से। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन स्लोली ब्रिंगिंग द रोड टू द इंक्लाइन पोजीशन फ्रॉम वर्टिकल पोजीशन। ठीक है, इंक्लाइन पोजीशन जा रही है कहां से कहां? फ्रॉम वर्टिकल पोजीशन, शुरुआत में वर्टिकल पोजीशन। तो अप्लाइड फोर्स का वर्क डन क्या होगा? चलो सोल्व करना शुरू करते हैं बच्चे। तो देखो क्या करना होगा, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है समझ लेते हैं जरा। क्वेश्चन को किस टाइप से सोल्व करना है समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत में देखो मैंने आपको बोला इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, वर्क डन बाय योर फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फोर्स। ये जो फोर्स F लग रहा है तो मैं यहाँ इसको F ही लिख देता हूँ, ठीक है। 0 0 इसलिए लिखा क्योंकि ये स्लोली स्लोली। अच्छा, अगर आपको लगता है सर हम तो इसको खुद से सोल्व करेंगे, सोल्व करो तो वीडियो पॉज करो। अरे वीडियो पॉज करके सोल्व करो, सब लोग सोल्व कर सकते हो अगर पिछला क्वेश्चन समझ आया। पिछला नहीं समझ आया तो फिर नहीं आएगा। अगर पिछला क्वेश्चन समझ आया है ना तो इसको भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पता कर लेते हैं कितना आएगा। वर्क डन बाय नॉर्मल तो 0 हो जाएगा। नॉर्मल किस जगह पे लगेगा? यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, पर नॉर्मल का वर्क डन 0 इसलिए हो जाएगा क्योंकि जिस पॉइंट पे नॉर्मल लग रहा है ना उस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। नॉर्मल तो वो हिंज वाले पॉइंट पे लग रहा है ना, और हिंज वाला पॉइंट तो हमेशा हिंज है ना। अरे जहां से सस्पेंशन किया है, जिस पॉइंट से उसको लटका दिया गया है वो तो हमेशा वैसा ही बना हुआ है ना, उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, उसका वर्क डन 0। F का वर्क डन पता करना है, ये 0 आ गया। अगर G का वर्क डन आ गया तो F का वर्क डन तो आ ही जाएगा। आगे अब G का वर्क डन कैसे लगे? तो G का वर्क डन WG डेल्टा U इक्वल टू माइनस WG। अब डेल्टा U क्या लिख दूं मैं? U2 माइनस U1 माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब U2 और U1 निकाल लें। ये पहले तो ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब क्या करता हूं प्यारे बच्चे, यहां पे मैंने U0 मान लिया, यहां मैंने U क्या मान लिया? 0। तो यहां कितना हो जाएगा? U1, ये सेंटर हो गया ना, ये L/2 पे, तो U1 कितना हो गया? mg L/2, ठीक है। अब ये वाली रोड में क्या होगा, ये एंगल जो दिया है ना आपको, ये 60 डिग्री दिया है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो क्या होने वाला है, मेरे पास जो सेंटर होगा वो यहाँ कहीं होगा। अब ये सेंटर का ये डिस्टेंस हो गया अपने पास L/2, L/2 हो गया ना। तो अगर ये डिस्टेंस L/2 है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अलग कलर से लिखता हूं, यहां से ये वाला सेंटर, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L/2 cos 60, cos 60 का वैल्यू 1/2 लिखूंगा तो ये L/4। मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? L माइनस L/4, क्योंकि यहां से यहां तक ये पूरा L/4 है। यहाँ से ये रोड का लेंथ है पूरा L, और यहाँ से यहाँ तक L/4 है, तो ये L माइनस L/4 कितना हो गया? 3L/4। मतलब इस रोड का सेंटर कितना ऊपर चला गया? 3L/4 ऊपर चला गया, ठीक है। चलो अब तो आ ही जाएगा, अब तो कहीं जाना होगा आंसर। तो ग्रेविटी का वर्क डन लिख लेते हैं पहले। तो U2 mg 3L/4 माइनस mg L/2
माइनस ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो इसमें सब ये भी सब्ट्रैक्ट किया था कि अपन ने mg/4 माइनस ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना आ गया माइनस mg/4, ये वैल्यू यहाँ रख दिया। तो क्योंकि आपको पता है ना ग्रेविटी का वर्क डन बाई ग्रेविटी वर्क डन बाई फोर्स एफ मिला के 0 आएगा, माइनस mg/4 प्लस वर्क डन बाई एफ 0 आएगा, तो वर्क डन बाई एफ कितना आ गया mg/4, ये अपना आंसर है। ठीक है, चेक करो जरा, आप लोगों का आंसर भी यही था, कुछ याद आता। चेक करो बच्चे जल्दी से, क्या आप लोगों का आंसर भी यही था या कुछ अलग। अच्छा वैल्यू पुट कर देंगे आप, m कितना दिया है, m कहाँ गया 5, g का वैल्यू 10, l कितना है 1/4, तो ये कितना हो गया, सोल्व करोगे तो 25/2 12.5 जूल, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, सोल्व करने पे आंसर क्या आ रहा है अपना 12.5। ठीक है, वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। पिछले दो क्वेश्चन एकदम सेम पैटर्न के एग्जैक्ट हैं। आपको बोला जाता है ना कभी भी क्वेश्चन में स्लोली, तो आप समझ लेना कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वर्क एनर्जी थ्योरम आ जानी चाहिए, और उस वर्क एनर्जी थ्योरम में डेल्टा के 0 करना है। जिस भी क्वेश्चन में स्लोली दिखा, आपको क्या करना है, हिंट लगा लो यहाँ पे। कोई भी क्वेश्चन में अगर स्लोली वर्ड यूज किया है, स्लोली लिखा है ना, इसका मतलब डेल्टा के 0 लिखना है, और लगाना क्या है, अप्लाई क्या करना है, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पकड़ लो इस लाइन को बहुत अच्छे से, कहीं चिपका देना ऊपर से हमेशा। कभी भी क्वेश्चन में स्लोली लिखा है, इसका मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना है, और वर्क एनर्जी थ्योरम में भी डेल्टा के 0 लिख लेना है, और सारे फोर्स का वर्क डन लिख लेना, जैसा कि पिछले दो क्वेश्चन में किया अपन ने। तो देखो वापस से रिपीट करता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटी नॉर्मल एफ कौन सा, ये अप्लाइड फोर्स, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 आ जाएगी क्योंकि स्लोली। ग्रेविटी का वर्क डन निकालने का ये नया तरीका आया है जो डेल्टा यू से। ग्रेविटी का वर्क डन निकालने का एक अलग तरीका है जिसमें अपन क्या करते हैं, डेल्टा यू से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से ग्रेविटी का वर्क डन निकाल लेते हैं। तो ग्रेविटी का वर्क डन डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू जी, तो डेल्टा यू u2 माइनस u1, u2 बोले तो फाइनली इनिशियल, फाइनली ऐसा आ गया, इनिशियल ऐसा था, इनिशियल L/2 पे था, मैंने यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लिया, तो शुरुआत का mg/2 हो गया। बाद में ऐसा होने पे सेंटर L/2, ये L/2 हो गया, ये L/4 हो गया, तो देखा जाए तो यहाँ से कितना 8 पे आ गया, L माइनस L/4, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक L है और L/4 हटाऊंगा तो L माइनस L/4 3L/4 हो गया। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी u2 mg इंटू 3L/4, इनिशियल आ गई, वर्क डन बाई ग्रेविटी, सोल्व किया तो वर्क डन बाई ग्रेविटी माइनस mg/4 यहाँ रखूंगा, तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कितना आ गया mg/4, सारी वैल्यू रख दो mg और l का, तो आंसर आ जाएगा 12.5 जूल। तो बच्चों आज वाले लेक्चर में अपन ने ग्रेविटी का वर्क डन पढ़ा, ग्रेविटी का वर्क डन नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, और ग्रेविटी का वर्क डन का उसमें हेल्प मिला मुझे। ठीक है, आज वाला लेक्चर तो बच्चे नहीं क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि अब हो गया है अपना टाइम कंप्लीट। ठीक है, तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं बच्चों, थैंक यू।